हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेंटूरा क्लासेस। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, ये क्लास आपकी पंजाब कॉन्क्वेस्ट के बारे में होने वाली है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। इसको समझते हैं। देखिएगा, पंजाब बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि दो पार्टों में था। पहला जो पार्ट था वो आपका शुरू होता है मिडीवल का, और जो दूसरा पार्ट आपका शुरू होता है वो होता है मॉडर्न का। ठीक। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मिडीवल टाइम है उसमें कौन आ गए, जैसे आपके गोविंद सिंह जी आ गए। ठीक। गुरु नानक जी जो कि प्री मिडीवल, और इसी तरह अंगद, अर्जुन देव, ये सब जो है ये हमारे आएंगे प्री मिडीवल। क्योंकि लगभग यदि आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा, जो हमारी पहली वीडियो थी मिडीवल हिस्ट्री के बारे में, उसमें लिखा गया था जैसे अर्जुन देव हो गए, अंगद देव हो गए या गोविंद सिंह जी हो गए, तो लगभग इनका जो वॉर हुआ था ये मुगल रूलर से हुआ था। ठीक। तो इसीलिए ये दो पार्टों में बटा है। एक पार्ट पंजाब का है जो कि मिडीवल हिस्ट्री का है, और जो दूसरा पार्ट है वो आता है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो जो मिडीवल हिस्ट्री का है वो हम लोगों ने मिडीवल हिस्ट्री में डाल रखी है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। इस वीडियो में पूरी तरह से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट जो है वो पंजाब से रिलेटेड इसमें पढ़ेंगे। ठीक। तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में जो मेन रूलर थे वो कौन थे, उनको हम कह सकते हैं हमारे थे रंजीत सिंह जी। ठीक। हालांकि इनके पहले जो एक तरह से पंजाब को किंगडम जिसने बनाया था वो थे हमारे बंदा बहादुर जी। बंदा बहादुर। ठीक है। तो देखिएगा, ये था पूरा। मैप पे समझते हैं सिख एम्पायर के बारे में। ये देखिए, ये है आपका पूरा सिख एम्पायर। ठीक। ये उस समय का है जब हमारे फर्स्ट और सेकंड हुआ था एंग्लो सिख वॉर। ठीक। उस समय जो हम लोग का सिख जो रीजन की बाउंड्री थी वो थी हमारी ये। उस समय पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट हुआ करता था, तो ये था पूरा इंडिया। और यहाँ तक इंडस के थोड़ा सा आगे तक पूरा पंजाब एरिया आता था। ठीक। देखिएगा, जो ट्रीटी साइन हुई थी उसमें ये कहा गया था कि सतलज के आगे सिख वाले अपना राज नहीं फैला पाएंगे। तो इन लोगों ने फिर वेस्ट की ओर ध्यान देना चालू कर दिया था कि अब, क्योंकि जो ईस्ट आता है वो आता था ब्रिटिश के अंदर, और ब्रिटिश उस समय एज कम्पेयर टू सिख बहुत ज्यादा ताकतवर थे। वेस्ट में हालांकि इनको आसानी थी, क्योंकि जो अफगान थे उस समय वो भी थोड़े थोड़े फ्रेगमेंटेड लेवल पे हो गए थे। आपसी में उनके वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहे थे, और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान एक कमजोर था एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश इंडिया। ठीक। तो इस वजह से ये सब देखते हुए सिख एम्पायर ने अफगानिस्तान की तरफ अपना रूल काबिज करना चालू कर दिया था। ठीक। तो ये था पूरा। आइए मेन समझते हैं बंदा बहादुर, इनके बारे में समझते हैं। बंदा सिंह बहादुर वॉज अ सिख वॉरियर एंड अ कमांडर ऑफ खालसा आर्मी। देखिएगा, मैंने प्री मिडीवल हिस्ट्री वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो आर्मी थी वो कितने तरीके की हुआ करती थी सिख में। तो इसमें बेसिकली एक ओवर मोटा मोटा समझ लीजिएगा कि जो एक आर्मी थी उसी का एक पार्ट था खालसा आर्मी। जैसे हम लोग अलग अलग बनाते हैं, जैसे कि जोधपुर वॉर, गोरखा वॉरियर, जैसे आज की जो आर्मी, तो उसी तरह जो सिख आर्मी थी उसके भी अलग अलग उन्होंने पार्ट में बांट रखा था। उसी में से एक थे हमारे खालसा आर्मी। खालसा आर्मी के वॉरियर थे बंदा सिंह बहादुर, और ये कमांडर थे उस पूरे खालसा आर्मी के। आफ्टर द मर्डर ऑफ द लास्ट सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह, a section of Sikhs under the leadership of Banda Bahadur revolted against the Mughal during the बहादुर शाह। अब हुआ क्या था, देखिए, औरंगजेब के खत्म होने के बाद जो बाद के रूलर आए थे बहादुर शाह, उन्होंने बहुत ही मतलब एक तरह से मैत्री सबके साथ साइन की थी, और उन्होंने अपने जीवन में कोई भी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी थी। जितने भी रूलर थे जहां भी उनका राज था उन्होंने उनको दे दिया था, कि ताकि इंटरनल वॉर जो है वो भारत में ना हो, क्योंकि एक्सटर्नल जो पावर थी वो कहीं ना कहीं अपने आप को कंसोलिडेट कर रही थी। लेकिन जब लास्ट सिख गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे वो खत्म हुए, तो उसी में से कुछ एक सेक्शन हो गया था जो बंदा बहादुर के अंडर आया। इन्होंने रिवोल्ट किया था बहादुर शाह के समय में। इन 1750 बंदा बहादुर वॉज डिफीटेड बाय फारूक शेयर। हालांकि 1715 में जो बंदा बहादुर थे उनको फारूक शेयर ने डिफीट कर दिया था, और 1716 में इनकी डेथ हो गई थी। डेथ क्या हुई थी, युद्ध के दौरान इनको बंदी बना लिया गया था, और उसी समय फिर इनको मार दिया गया था। तो यहाँ से कह सकते थे कि जो प्री मिडिवल का हिस्ट्री चल रही थी, मतलब जो कि आपके बंदा बहादुर कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे लीनेज, गुरु गोविंद सिंह और जो गुरु अर्जुन देव थे, इनकी जो लीनेज फॉलो हो रही थी वो 1716 से हो गई थी खत्म। अब जो सिख वंशज आए थे वो बंदा बहादुर के बाद से आए थे, और यहीं से हमारा चालू होता था मॉडर्न हिस्ट्री का जो पंजाब किंगडम है। ठीक। तो बेसिकली जो हमारी पंजाब किंगडम है, मॉडर्न हिस्ट्री का समय वो कब चालू होता है, वो हमारा चालू होता है 1716 में। ठीक। Thus the Sikh polity once again become leaderless। अब बंदा बहादुर के बाद कोई भी उस समय तक काबिल रूलर नहीं थे जो इनके लीडर बन पाए। तो कुछ समय के दौरान जो है सिख आर्मी थी वो लीडर लेस हो गई थी, और इसी के चलते ये लोग आप थोड़े दिन बाद दो पार्टों में बट गए थे, जिसमें एक पार्ट था बंदाई
और दूसरा पार्ट था तत् खालसा। बंदाई को लिबरल मतलब खुली सोच का माना गया था कि ये लोग मॉडर्न वेपन्स और मॉडर्न तरीके से एक तरह से जो पंजाब किंगडम उसको बढ़ाएंगे। वहीं जो तत् खालसा था ये कहीं ना कहीं पुरानी ही सोच को कैरी फॉरवर्ड करता आ रहा था। पंजाब मिस्र, देखिए मिस्र क्या था इसको समझते पहले। हुआ क्या था, जब बंदा बहादुर खत्म हो गए तो थोड़े समय तक तो तख्त खालसा जो मैंने अभी आपको बताया उसमें चला। उसके बाद क्या हुआ था, जब इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब क्योंकि रीजन बड़ा था और ये लोग अब किसी भी एक पार्टिकुलर रूलर को बनाने के लिए तैयार नहीं थे, तो क्या हुआ, एक ग्रुप हुआ, उसमें ये तय किया गया कि जो कि पंजाब है उसको हम अलग अलग पार्टों में बांटेंगे और जो रीजन जिसके पास आएगा उस रीजन को मतलब जो बॉडी गवर्न करेंगी उस बॉडी को हम लोग कहेंगे मिस। ठीक, फिर से समझिएगा, जो कि एक पंजाब किंगडम था, जब इनके मरने के बाद तख्त खालसा और लिबरल सोच वाले आए तो उन लोगों को ये नहीं मंजूर था कि कोई एक रूलर यहाँ पे बने। सब अलग अलग अपनी इंडिविजुअलिटी के थ्रू रूल करना चाह रहे थे। तो एक ग्रुप एक संगठन मीटिंग बुलाई गई, उसमें ये डिसाइड किया गया कि हम पंजाब किंगडम को अलग अलग पार्टों में बांटेंगे और उस अलग अलग पार्टों को एक बॉडी गवर्न करेंगे। उस जो बॉडी गवर्न करेंगे उसको हम लोग कहेंगे मिस। ठीक, तो मिस्र क्या था इसको एक बार मोटा मोटा समझ लिया, पूरा डिटेल में समझते हैं। In 1784, Kapul Singh Faizyar Puriya organized the Sikh under Dal Khalsa with the objective of uniting followers of Sikhism। तो देखिए जब ये अलग अलग पार्टों में बट रहे थे तो 1784 में एक थे कपूर सिंह फैजलपुरिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिख को ऑर्गेनाइज किया और एक ग्रुप मीटिंग बुलाई। ये दल खालसा के अंदर थे। इन्होंने मीटिंग इसलिए बुलाई कि ताकि हम लोग आपस में ना लड़े और किसी तरह उस पंजाब को किंगडम को कंसोलिडेट करके इस किंगडम को बढ़ाए। The whole body of the Khalsa was formed into two sections, Buddha Dal and Tarun Dal। बुद्धा दल कौन थी, वेटरन, और तरुण दल कौन थी, यंग आर्मी। तो ये जो ग्रुप हुआ था इसमें ये डिसाइड हुआ था कि हम लोग पूरी बॉडी को दो पार्टों में बांटेंगे, जिसमें से एक होगा बुद्धा दल, एक होगा तरुण दल। बुद्धा दल जो था वो एक तरह से बना माइंड और जो तरुण दल बना वो बना एक तरह से एक्टिंग। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो माइंड होगा वो बुद्धा दल वाले देंगे, मतलब जो पॉलिसी बनेगी, जो टैक्टिक्स बनेगी, जो भी वॉर का जो भी एक तरह से जो ब्रेन दिया जाएगा वो बुद्धा दल वाले देंगे। लेकिन जो इस ब्रेन पे एक्शन करेंगे वो कौन करेंगे, वो तरुण दल वाले करेंगे। The weakness of the Mughal and invasion of Ahmad Shah Abdali created a general confusion and anarchy in Punjab। अब हुआ क्या, इन लोगों को लगा कि अब हम लोग ज्यादा हैं, मुगल भी अब कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं और अहमद शाह अब्दाली जो है वो कहीं ना कहीं बार बार आक्रमण करके मुगल एम्पायर को और कमजोर करेगा। तो अब ये हुआ कि हम लोगों के पंजाब वालों को लगा कि अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि कहीं ना कहीं हम अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। दिस पॉलिटिकल कंडीशन हेल्प द ऑर्गेनाइज दल खालसा टू कंसोलिडेट फर्दर। और यही सब देखते हुए कहीं ना कहीं दल खालसा वालों को मौका मिल गया कि अब हम अपनी पावर को कंसोलिडेट करें, क्योंकि जब ये लोग बढ़ रहे थे तो उस समय इंडिया में जो मेन नॉर्थ साइड रूल थे वो थे हमारे मुगल, और मुगल कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे थे। कमजोर क्यों हो रहे थे, एक बार तो मराठा इन पे हमला कर रहे थे, ठीक, और दूसरी तरफ जो फॉरेन इन्वेशन हो रहा था हमारे अब्दालीज के थ्रू, ईरानियन इन्वेजन, ठीक। तो दोनों ने कहीं ना कहीं मुगल को वीक कर रखा था और नॉर्थ में और कोई ऐसी पावर थी नहीं। तो इन लोगों को लगा कि अब हम भी ग्रोथ कर सकते हैं। द सिख कंसोलिडेटेड इनटू मिस्स। और फाइनली ये डिसाइड हुआ, जब एक कोई रूलर नहीं बन पाया तो इन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि अब हम लोग मिस छोटे छोटे पार्टों में बटेंगे। मिस्र क्या है, मिस्र इज एन अरेबिक वर्ड विच मीन्स इक्वल और अलाइक। मिस्र का मतलब होता है इक्वल और अलाइक। तो मतलब कहने का मतलब ये था कि जो ग्रुप बटेगा इसमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा, ये एक ही जैसे ग्रुप होंगे और एक ही पावर इनको, और जो इनका राज दिया जाएगा वो मतलब सबको एक ही जैसा राज दिया जाएगा। ड्यूरिंग द पीरियड एक सेकंड During the period of 1763 through 1773, many Misl started to rule the Punjab region under Sikh chieftains from Saharanpur in the east to Attock in the west, from mountainous region of the north to Multan in the south। देखिएगा अब क्या हुआ, जो मैंने आपको पहले मैप पे बताया था, तो 1784 के बाद से जब ये लोग मिस्र में बट गए थे तो जो इनके नॉर्थ बाउंड्री थी वो थी हमारी माउंटेनियस रीजन। माउंटेनियस रीजन क्या हुआ, जो हमारा हिमालय हो गया, ठीक, हिमालय तक ये लोग थे ही। तो हिमालय लोगों की नॉर्थ बाउंड्री हो गई और जो हमारी साउथ बाउंड्री हुई वो हो गई आपकी मुल्तान। ईस्ट जो बाउंड्री हुई वो हमारी हुई सहारनपुर और जो वेस्ट बाउंड्री हो गई वो हो गई अटॉक, ठीक। तो इस तरह ये जो एक बाउंड्री थी रीजन की, इनको इन लोगों ने पंजाब वालों ने अलग अलग उसमें बांट लिया। शुक्लाचार्य और 11 मिसल, देखिएगा 12 मिसल बनी थी
अब उस 11 मिसल बनी। अब उस 11 मिसल में अलग अलग मिसलें थी, उनके अलग अलग नाम थे, उसको समझते हैं एक बार। देयर वर 12 इंपॉर्टेंट मिसल, ठीक, 12 इंपॉर्टेंट मिसल थी, 11 मिसल ये और प्लस एक शुक्राचार्य मिसल। 12 मिसल कौन कौन सी थी? आलूवालिया, भंगी, दालेवालिया, फैजुलापुरिया, कन्हैया, कोरसा सिंघिया, नकाई, निशानिया, फुलकया, तमाराम गरिया, शुक्राचार्य एंड शहीद। ठीक, तो ये 12 इंपॉर्टेंट मिसल में पंजाब रीजन जो था वो हमारा बट गया। The central administration of a misl was based on Guru Mata Sangh, which was essentially a political, social and economic system। अब देखिए अलग अलग पार्ट में रीजन तो पूरा बढ़ गया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को एक सेंट्रल पावर भी अपनी मेजर करनी थी कि ताकि कोई भी अलग अलग जाके कहीं मतलब आपस ही में लोग युद्ध ना करे। तो जो सेंट्रल पावर थी वो आई गुरु माता संघ के अंदर। ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं क्योंकि पावर नहीं थी, ये एक तरह से आर्बिट्रेशन था कि दोनों ही मतलब जितने भी 12 मिसल बनी थी उन्होंने ये डिसाइड किया था कि यदि हम लोगों के आपस में कोई मतभेद होगा तो हम लोग गुरु माता संघ से इस बारे में सुलझा लिया करेंगे। महान सिंह द लीडर ऑफ शुक्लचारा। अब एक मेन नाम जो उस समय उभर के आया था वो आया था महान सिंह का। महान सिंह कौन थे? ये थे हमारे लीडर शुक्राचार्य मिसल के। महान सिंह डाइड व्हेन रंजीत सिंह वाज ओनली 12 इयर्स ओल्ड। अब हम लोग सभी लोग रंजीत सिंह को जानते हैं जो कि मेन रूलर थे हमारे पंजाब के। तो रंजीत सिंह कौन थे? ये थे महान सिंह के बेटे। महान सिंह खत्म हो गए थे जब रंजीत सिंह केवल 12 साल के थे। टुवर्ड द क्लोज ऑफ 18th century all the important मिसल एक्सेप्ट शुक्राचार्य वर इन स्टेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब हुआ क्या था, पंजाब को उन लोगों ने 12 उसमें तो बांट लिया। हालांकि जब इन लोगों को छोटे छोटे बाउंड्री दी गई और ये लोग कहीं भी अपना आपस में राज फैला नहीं सकते थे, अपोजिट पार्टी में ये लोग क्योंकि छोटी छोटी पावर थी तो जा नहीं सकते थे, तो उसी पावर में रह के कहीं ना कहीं इनकी जो इकोनॉमी थी वो अंडर डेवलप्ड होने लगी और उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं एक डिसइंटीग्रेट मतलब आपसी में लोग टूटने लगे थे। केवल एक शुक्राचार्य मिसल थी जो उस समय सबसे ज्यादा मजबूत होकर उभर रही थी। Afghanistan was also engulfed in a civil war due to power struggle which went on for the next 3 decades। अब जो अफगानिस्तान था वो भी कहीं ना कहीं उसके आपसी के जो वॉर सक्सेशन थे जो कि उसमें सिविल वॉर छिड़ा हुआ था उसकी वजह से वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से कमजोर हो रहा था क्योंकि सिविल वॉर वहां पे हो रहे थे। तो ये सारी जो बेसिकली हिस्ट्री थी ये उस समय की थी जब सिख 12 मिसल में अपने आप को डिवाइड कर चुके थे। तो उस समय भारत और उसके एडजॉइनिंग एरिया की क्या स्थिति थी उसमें आपको ये बताया गया है। अब यहाँ से रंजीत सिंह की हिस्ट्री चालू होती है या हम ये कह सकते हैं कि जो मेन पंजाब किंगडम चालू होता है वो हमारा चालू होता है यहाँ से। रंजीत सिंह कौन थे? ये शुक्राचार्य मिसल से आते थे जो मैंने अभी आपको पहले बताया था। ठीक, शुक्राचार्य मिसल से आते थे। इनके पापा का नाम था महान सिंह। ठीक, ही वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। ये केवल 12 साल के थे जब इनके पापा की डेथ हो गई थी। रंजीत सिंह वॉज द सन ऑफ महान सिंह लीडर ऑफ शुक्राचार्य मिसल। अब रंजीत सिंह कौन थे? ये मान सिंह के बेटे थे जो कि शुक्राचार्य मिसल के लीडर थे। फॉर द क्लोज ऑफ द 18th century मिस्र वर इन द स्टेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अभी मैंने आपको बता ही दिया था कि 18 सेंचुरी मतलब ये 1780 के करीब सारी ही जो भी मिस्र थी लगभग वो धीरे धीरे आपसी में कमजोर होती जा रही थी। रंजीत सिंह followed a ruthless policy of blood and iron and carved out himself a kingdom in the central पंजाब। अब हुआ क्या, जब आपसी में ये लोग कमजोर होने लगे तब रंजीत सिंह ने क्या किया कि अपने लिए सेंट्रल पंजाब में एक रीजन मतलब कैप्चर कर लिया, या ये यूं कह सकते हैं कि जो भी आसपास की बाउंड्री थी जो भी एडजॉइनिंग एरिया थे उस पर अपना कहीं ना कहीं राज स्थापित कर लिया। In 1799 Ranjit Singh was appointed as the governor of Lahore by Jaman Shah the ruler of Afghanistan। 1799 में क्या हुआ, देखिए 12 मिस्र में पंजाब तो बट ही चुका था, छोटे छोटे बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो अगर रंजीत सिंह उस सेंट्रल पंजाब को बना भी लेते अपना किंगडम तो भी उनकी वैल्यू कुछ ना होती। तो इसीलिए 1799 में क्या किया गया, गवर्नर ऑफ लाहौर इनको घोषित कर दिया गया जमन शाह के द्वारा जो कि अफगानिस्तान के रूलर थे। In 1805 Ranjit Singh acquired Jammu and Amritsar and thus the political capital Lahore and religious capital Amritsar of the Punjab came under the rule of Ranjit Singh। अब इनकी पावर को मान्यता किसने दे दी थी? जमन शाह। तो लोगों को लगा कहीं ना कहीं जमन शाह का इनके पास सपोर्ट, हालांकि ऐसा था कुछ नहीं क्योंकि वो उस समय उभर रहे थे इसलिए जमन शाह ने उनको एक सपोर्ट दे दिया कि हाँ आप ही यहाँ के गवर्नर हैं। अब लाहौर इनके पास एक तरह से गवर्नरशिप के थ्रू आ गया, जम्मू और अमृतसर को इन्होंने कैप्चर कर लिया। तो अब एक तरह से इनका बड़ा सा राज बन गया था जिसमें जो इनकी पॉलिटिकल कैपिटल थी वो थी लाहौर
और जो कि रिलीजियस कैपिटल थी वो थी इनकी अमृतसर। He also maintained good relation with Dogras and Nepalis and enlisted them in his army. अब फाइनली डोगरास और नेपाली से भी इनके अच्छे संबंध थे और इन्हीं लोगों को इन्होंने अपनी सेना में भी शामिल कर लिया था। डोगराज और नेपाली को आर्मी में सेना करने का जो मेन मोटिव था वो था इनका छापामार युद्ध। ये लोग जो छापामार युद्ध लड़ते थे डोगरास और नेपाली, वो लोग बहुत ही अच्छा लड़ते थे। इस वजह से इनको इन्होंने अपनी आर्मी में भी शामिल कर लिया। रणजीत सिंह एंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर, देखिए ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रीटी थी पूरे पंजाब किंगडम के लिए, क्योंकि इसी के बाद से कहीं ना कहीं जो पंजाब और का जो किंगडम था वो डिसइंटीग्रेट होना चालू हो गया था। लॉर्ड मिंटो सेंट चार्ल्स मेटकेल्फ टू लाहौर टू साइन ट्रीटी विद रंजीत सिंह। लॉर्ड मिंटो उस समय जो कि भारत के विक्रोय थे, इन्होंने चार्ल्स मेटकेल्फ को भेजा था लाहौर में कि साइन कीजिए आप रंजीत सिंह के साथ जाके ट्रीटी। अब ये ट्रीटी इन्होंने साइन क्यों की थी, देखिए जब रंजीत सिंह उभर रहे थे तो उस समय 3 राज्य मेजर उस पे थे। जो अपोजिशन में था वो थे अफगानिस्तान, ठीक, नीचे जो था आपका वो था सिंध, और एक तरफ था ब्रिटिश इंडिया पूरा। तो कहीं ना कहीं ये तीनों ही इनसे जलते थे, और जो सिंध और अफगानिस्तान थे वो कहीं ना कहीं इनको इनडायरेक्ट अपना एनिमी मानते थे। तो रंजीत सिंह का जो समय था वो काफी मतलब आसपास सभी इनकी लड़ाई चलती थी। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए लॉर्ड मिंटो जो कि उस समय भारत के मेन थे, उन्होंने चार्ल्स मेटकेल्फ को भेजा कि आप लाहौर जाइए और रंजीत सिंह के साथ ट्रीटी साइन कीजिए। अब ट्रीटी साइन क्यों करनी और इसके क्या पॉइंट्स थे उसको समझते हैं। Ranjit Singh offered to accept Metcalfe's proposal of an offensive and defensive alliance on the condition that the English would remain neutral in a case of Sikh-Afghan war। अब देखिए हुआ कि अफगानिस्तान वाले जो थे वो समय कहीं ना कहीं उनके पास पावर ज्यादा थी, तो रंजीत सिंह को लग रहा था कि अगर अफगान ने हम पे हमला किया और ब्रिटिशर्स ने इनका साथ दिया तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो इसी वजह से रंजीत सिंह ने ट्रीटी साइन की थी। इसमें यह कहा गया था कि यदि अफगान वाले हम पे हमला करते हैं तो ब्रिटिश वाले उस केस में न्यूट्रल रहेंगे, और यदि इनको जरूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं आर्मी की जो सप्लाई है वो भी इनको पहुंचाएंगे। इन रिटर्न ब्रिटिश वुड कंसीडर रंजीत सिंह द सुपरिटेंडेंट ऑफ द एंटायर पंजाब इंक्लूडिंग द मालवा टेरिटरीज। और इसके रिटर्न में ब्रिटिश ने कहा कि रंजीत सिंह जो है उनका पूरा जो मतलब सुपरिटेंडेंसी रहेगी उनकी पूरे पंजाब में, और प्लस जो मालवा का कुछ रीजन आता है। However, the negotiation failed in the changed political scenario in which the Napoleonic danger receded and the English became more assertive। अब हुआ क्या, ये एक तरह से साइन हो गया था, कुछ बातें इन्होंने अपनी रखी कुछ बातें इन्होंने अपनी रखी। हालांकि नेगोशिएशन फेल इसलिए हो गया था क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को डर था कि नेपोलियन जो है वो कहीं भारत पर हमला ना कर दे, जिसकी वजह से टीटी के जो मेन पॉइंट्स थे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाए। रणजीत सिंह agreed to sign the Treaty of अमृतसर on 25 अप्रैल 1809 with the company। और फाइनली ये सब देखते हुए जो नेगोशिएशन हो रहा था, कुछ रंजीत सिंह अपने पॉइंट रख रहे थे, कुछ ब्रिटिशर्स पॉइंट रख रहे थे, इन पॉइंटों की कोई मतलब इस पॉइंट का वजह ही नहीं रही जब ये नेपोलियन डेंजर उभर के आने लगा, और फाइनली रंजीत सिंह ने 25 अप्रैल 1809 को ट्रीटी साइन कर ली। अब इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर में था क्या इसको समझते हैं। The Treaty of अमृतसर was significant for its immediate as well as potential effect। ये ट्रीटी मैंने आपको पहले ही बताया काफी महत्वपूर्ण ट्रीटी रही है पूरे पंजाब किंगडम के लिए। Now, as per treaty, the river Satluj was accepted as the boundary line for his dominance and the companies। अब फाइनली जो रिवर सतलुज थी उसको एक बाउंड्री डिसाइड इन लोगों ने कर दिया गया कि अब पंजाब किंगडम प्लस ब्रिटिश इंडिया की जो बाउंड्री है वो है सतलुज। नाउ रंजीत सिंह डायरेक्टेड हिज एनर्जी टुवर्ड द वेस्ट एंड कैप्चर्ड मुल्तान, कश्मीर एंड पेशावर। अब देखिए सपोज ये था पूरा मैप, ठीक, भारत का। यहाँ पे कहीं ना कहीं पंजाब किंगडम था। तो अब जो सतलुज नदी आ रही थी इसको ये डिसाइड किया गया कि बाउंड्री हो गई ब्रिटिश इंडिया और पंजाब के बीच। अब जो पंजाब वाले थे वो इधर आ नहीं सकते थे क्योंकि ब्रिटिश ने पहले ही ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन कर रखी थी। तो अब इन लोगों ने क्या सोचा कि अब हम लोग वेस्ट पे अपना कैप्चर करना चालू करेंगे, और इसी की एवज में 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर पे इन्होंने अपना कैप्चर किया। In June 1838, Ranjit Singh was compelled to sign the Tri-Party Treaty with the English। अब 1838 में ये डिसाइड हुआ कि रंजीत सिंह को इस ट्री पार्टी ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी इंग्लिश के साथ। ट्री पार्टी ट्रीटी क्या थी इसको समझते हैं। However, he refused to give passage to the British army through his territories to attack those mobs। अब देखिए इसमें बेसिकली ये डिसाइड हुआ था कि अफगान एंग्लो अफगान जो वॉर होगा
तो इसमें जो एंग्लो की सेना है, मतलब जो ब्रिटिश इंडिया सेना है, वो पंजाब के रास्ते होते हुए अफगानिस्तान जाएगी। लेकिन इस ट्रीटी को इन्होंने नजरअंदाज करते हुए ये कहा कि हम कोई भी ब्रिटिश आर्मी को पैसेज नहीं देंगे कि वो अफगानिस्तान पे होते हुए, पंजाब के होते हुए अफगानिस्तान पे हमला करे। Ranjit Singh was conscious of his weak position. He took no step to organize a coalition of other Indian princes or maintain a balance of power. देखिए, अब कहीं ना कहीं रंजीत सिंह को भी लगने लगा था कि हम लोग कमजोर हैं। हालांकि इन्होंने कोई भी ऐसा एफर्ट्स नहीं किया था कि ये लोग जो इनके आसपास के जो थे नेबर उनको जोड़े और कहीं ना कहीं ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध लड़े। इनको ये चीज पूरी मालूम थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। और फाइनली इनकी मृत्यु हो गई थी जून 1839 में, एंड विद हिज डेथ द प्रोसेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ हिज एम्पायर बिगिन। अब देखिए, कहा यह जाता है कि रंजीत सिंह के समय से ही एम्पायर खत्म होना चालू हो गया था। हालांकि रंजीत सिंह के टाइम से, या ये कह सकते हैं कि उनके टाइम मरने से 1-2 साल पहले ही जो पंजाब किंगडम था वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा था, और रंजीत सिंह को इस बात की पूरी जानकारी भी थी। तो ये कहना गलत है कि रंजीत सिंह के बाद से ही ये चीज चालू हुई, वो एक सिचुएशन बन चुकी थी। हालांकि फाइनली जो पंजाब का डिसइंटीग्रेशन चालू हुआ था वो 1839 से ही चालू हुआ था। फैक्टर्स ऐसे क्या हुआ जिसने कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब को लीड किया था? आफ्टर रंजीत सिंह दैट कोर्ट फ्रैक्शन बिकेम एक्टिव। अब देखिए, रंजीत सिंह की डेथ के बाद फिर से इन्होंने अपना जो जो भी मतलब इनके सक्सेशन, वो बेटे या बेटी जो भी होते उनको राज देते, लेकिन इनके बाद से वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया था। Khalak Singh's sudden death in 1839 and the accidental death of his son Prince Naunihal Singh lead to an anarchic situation in Punjab। अब जो खड़क सिंह थे वो रंजीत सिंह के बेटे थे, ठीक। इनको बेसिकली इनको जो एक लीनियज होती थी तो उसके हिसाब से इनको राज मिलना चाहिए था। हालांकि 1838 में जब इनकी डेथ हुई थी रंजीत सिंह की, तो उसी के एक साल बाद 1839 में खड़क सिंह की भी डेथ हो गई थी। उसके बाद जब प्रिंस नौनिहाल सिंह बने थे तो इनकी भी डेथ हो गई थी, ये एक एक्सीडेंटल डेथ हुई थी। ये सब देखते हुए पंजाब में फिर एक एनार्चिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। Plans and counter-plans of various groups to capture the throne of Lahore provided an opportunity for decisive action by the English। अब ये सब देखते हुए इंग्लिश को भी लगा कि अब कहीं ना कहीं पंजाब लोग कमजोर हो रहे हैं और हम लोग इन पे अपना हमला कर सकते हैं। The army, the pillar of Sikh state, was far less strong than it appeared to be. Ranjit Singh, Abla General Mukham Chand, Diwan Chand, Hari Singh Nalwa, and Ram Dayal were already dead. Discontent was growing among the troops as a result of irregularity of payment। अब देखिए, किंगडम जो पंजाब था उसकी इकोनॉमी भी इतनी कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके पास जो थी वो थी उसकी आर्मी। हालांकि जब रंजीत सिंह की डेथ हो गई थी तो उसकी जो आर्मी थी वो भी कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेट हो रही थी। उसके बाद जो इनके मेन उस समय थे सेनापति, जो कि मुकाम चंद हो गए, दीवान चंद, ये लोग भी खत्म हो चुके थे। तो एक तरह से ना ही इनके पास कोई रूलर था जो कि इसको बढ़ा पाए, और ना ही सेनापति जो इनकी यदि कोई युद्ध हुआ तो सेना को ये लोग मैनेज कर पाए। द अपॉइंटमेंट ऑफ अनवर्दी ऑफिसर लीड टू इनडिसिप्लिन। और जो कुछ नाकाबिल लोग थे वो उस गद्दे पे विराजमान थे, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं बहुत ही पंजाब की खराब सिचुएशन हो गई थी। The marches of British during Afghan war resulted in commotion and economic dislocation in Punjab। और फाइनली ब्रिटिश के ही जो कुछ एक्शन थे अफगान वॉर से रिलेटेड, उसने कहीं ना कहीं पंजाब की इकोनॉमी और जो पंजाब का एक माइंडसेट था उसको कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया था। रानी जिंदल, अब देखिएगा, ये जो एक था ये कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेट पे धीरे धीरे टाइम पास हो रहा था पंजाब किंगडम में। जो मेन इसका टाइम पास होता, जो मेन इनका टाइम शुरू होता था वो हमारा टाइम शुरू हुआ रानी जिंदल के समय का। अब रानी जिंदल कौन थी इनको समझते हैं। आफ्टर नवनिहाल सिंह, दलीप सिंह, a minor son of रंजीत सिंह, was proclaimed the महाराजा विद रानी जिंदल। अब दलीप सिंह जो थे, जो कि रंजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे थे, इनको राजगद्दी मिल गई क्योंकि नवनिहाल सिंह और खड़क सिंह जब की मृत्यु हो चुकी थी, इस वजह से इनको दलीप सिंह को गद्दी मिल गई। और ये देख रेख में किसकी रहेंगे, ये रहेंगे रानी जिंदल के। हीरा सिंह डोगला थे, इनको वजीर घोषित किया गया था। हीरा सिंह himself fell a victim to a court and murdered in 1844। हालांकि 1844 में इनको इन्हीं के कोर्ट में मार दिया गया था। The new वजीर जवाहर सिंह, the brother of रानी जिंदल, soon incurred the displeasure of the army and was disposed and put to death in 1845। अब न्यू वजीर जो बने, जो कि जवाहर सिंह, कौन थे, ये रंजीत सिंह रानी जिंदल के भाई थे। ये भी कहीं ना कहीं आर्मी को संतुष्ट नहीं कर पाए और 1845 में इनकी भी डेथ हो गई थी, मर्डर कर दिया गया था इनका। लाल सिंह, a lover of Rani Jindan, won over the army to his side and became the wazir in the
सेम ईयर। फाइनली लाल सिंह जो थे, जो कि एक रानी जिंदल के लवर थे, इनको आर्मी को फिर से इनको आर्मी शॉप दी गई और कहीं ना कहीं इन्होंने आर्मी को मतलब एक तरह से आर्मी को संतुष्ट भी कर लिया था और अपने आप को वजीर घोषित कर लिया था। तेजा सिंह वॉज अपॉइंटेड एज द कमांडर ऑफ द फोर्सेज और फाइनली तेजा सिंह थे ये फोर्स के कमांडर घोषित किए गए। मतलब जो मेन उस समय जो कंडीशन पंजाब के पास आई थी वो ये थी कि जो रानी जिंदल थी वो उस समय मेन रूलर थे इनडायरेक्ट, जो सेनापति थे और जो वजीर थे वो थे लाल सिंह और जो फोर्स को कमांड कर रहे थे वो हमारे कर रहे थे तेजा सिंह। यहाँ से शुरुआत होती है हमारी एंग्लो सिख वॉर की। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर था, इसका रीजन क्या था इसको समझते हैं। Reason of the first of the Anglo-Sikh War was the action of the Sikh army crossing the river Sutlej on December 11, 1845। अब देखिएगा मैंने आपको पहले बताया था जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी, इसमें ये डिसाइड कर दिया गया था कि पंजाब आर्मी अपना कोई भी इन्वेशन सतलुज नदी के ईस्ट में नहीं करेगी और वो पूरा एरिया जो था वो आता था ब्रिटिश आर्मी के अंदर। लेकिन 11 दिसंबर 1845 को सिख लोगों ने सतलुज नदी क्रॉस की और जिसकी वजह से फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का जन्म हुआ। दिस एक्शन गिव इंग्लिश जस्टिफिकेशन। अब फाइनली जब आप कोई ना कोई ट्रीटी का उल्लंघन करोगे तो कहीं ना कहीं इंग्लिश वालों के पास एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हम इस राज को कैप्चर कर सकते हैं। देखिए ये कहने की बात थी कि इन्होंने इस ट्रीटी का उल्लंघन किया, हालांकि ब्रिटिशर्स के दिमाग में कुछ और चल रहा था, अलग कॉजेज उनके दिमाग में भी थी। वो अलग कॉजेज क्या थे उसको समझते हैं। The anarchy in the Lahore kingdom following the death of Maharaja Ranjit Singh resulting in a power struggle for domination between the court at Lahore and the ever powerful and increasing local army। अब देखिए इनको ये भी लगने लगा था कि जो लाहौर है महाराजा रंजीत सिंह के बाद से अब वो कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ना ही उसकी सेना अच्छी, ना ही उसकी इकोनॉमी अच्छी, ना ही उस पर रूल करने वाले अच्छे हैं। तो इस सभी ना कहीं ब्रिटिश को अपॉर्चुनिटी दे चुके थे। Suspicions among the Sindh army from English military campaign to achieve the annexation of Gwalior and Sindh in 1841 and the campaign in Afghanistan in 1842। ठीक, तो ये बात थी जो ब्रिटिशर्स को खटक रही थी, ये बात थी जो कि सिख्स को खटक रही थी कि यदि ब्रिटिशर्स ने ग्वालियर, सिंध, अफगानिस्तान को कैप्चर करने के बारे में सोच लिया तो कभी ना कभी वो लोग सिख पे भी और पंजाब को भी कैप्चर करेंगे। The increase in the number of English troops being stationed near the border with the Lahore kingdom और कहीं ना कहीं जो इंग्लिश ट्रूप थे वो इंक्रीज कर रहे थे जो लाहौर किंगडम था उसके बॉर्डर पे। तो ये तीनों ही मतलब तीनों ही चीजों ने कहीं ना कहीं बहुत पहले से एंग्लो सिख वॉर को जन्म दे रखा था। हालांकि जो इसका रीजन था मतलब वो कहते हैं जिसने पूरी आग लगा दी वो था इन लोगों का रिवर सतलुज को क्रॉस करना। ठीक, अब युद्ध चालू होता है। The war began in December 1845 with the 20,000 to 30,000 troops in British side, while the Sikhs had about 50,000 men। अब 20 से 30,000 लोग थे ब्रिटिश की साइड और 50,000 लोग थे पंजाब के साथ। हालांकि हुआ क्या था जब ये युद्ध हो रहा था, जो इनके कमांडर चीफ थे तेजा सिंह, उन्होंने गद्दारी करी थी। सिख आर्मी वॉज अंडर द कमांड ऑफ लाल सिंह। लाल सिंह वजीर थे और तेजा सिंह पूरे फोर्स के कमांडर थे। But the treachery of Lal Singh and Teja Singh caused five successive defeat to the Sikh। अब इनके पास सेना भी ज्यादा, इक्विपमेंट भी इनके पास सब कुछ, लेकिन फिर भी ये हारे क्योंकि जो इनके कमांडर ऑफ द फोर्सेस थे उन्होंने गद्दारी की थी, जिसकी वजह से जो पंजाब किंगडम था उसको 5 जगह हार का सामना करना पड़ा था। सबसे पहली हार इन्होंने देखी थी मुदकी में 18 दिसंबर 1845 में, उसके बाद फिरोज शाह में जो कि 21 दिसंबर 1845 में, उसके बाद बुदिलवाल अलीवार ये 28 जनवरी 1846 को, उसके बाद थी सोबराव फरवरी 10 1846 को। तो इन पांचों जगह ये लोग हारे थे। क्यों हारे थे? क्योंकि लाल सिंह और तेजा सिंह ने गद्दारी की थी और ये ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए थे जाके। लाहौर फाइनली 20 फरवरी 1846 को ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था। लाहौर कैप्चर करने के बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ। इस ट्रीटी में क्या था इसको समझते हैं। द मेन फीचर ऑफ द ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज एज फॉलोज। वॉर इंडेमनिटी ऑफ मोर देन 1 करोड़ ऑफ रुपी वाज टू बी गिवन टू द इंग्लिश। अब इनको 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे ब्रिटिशर्स को। The Jalandhar Doab was annexed to the company dominance. A British resident was to be established at Lahore under Henry Lawrence। अब फाइनली जो जलंधर दोप का हिस्सा था वो आ गया पूरा ब्रिटिश आर्मी के अंदर। जो ब्रिटिश आर्मी का एक रेसिडेंट था जिसका नाम था हेनरी लॉरेंस, ये हमेशा अब लाहौर पे रहेगा। The strength of Sikh army was reduced।
अब इन्होंने ये भी कह दिया कि अब सिख आर्मी एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा अपने अंदर सेना नहीं रख पाएगी। दलीप सिंह was recognized as the ruler under रानी जिंदन as regent and लाल सिंह as वजीर। अब लाल सिंह गद्दारी कर ही चुके थे, तो लाल सिंह को इनकी पोजीशन वापस से वही दे दी गई। दलीप सिंह जो थे इनको फिर से राजा दे दिया गया और रानी सिंह इनकी रीजन की रानी जिंदन एक तरह से इनकी रीजेंट रहेंगी। हालांकि अब इस सबका कोई मतलब नहीं था क्योंकि इनडायरेक्टली ब्रिटिश आर्मी के ही अंडर पंजाब आ गया था। Since the Sikhs were not able to pay the entire war indemnity, Kashmir including Jammu was sold to Gulab Singh and he was required to pay rupees 75 lakh to the company as the price। अब इन लोगों को 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए देने थे। हालांकि इनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग थी ना कि ये लोग 1 करोड़ दे पाए। तो क्या हुआ कि कश्मीर जो कि इन लोगों का सबसे प्रीशियस पॉइंट हुआ करता था पंजाब वालों का, ये इन ब्रिटिशर्स ने दे दिया गुलाब सिंह को। उसके एवज में कहा कि गुलाब सिंह 75 लाख रुपए ब्रिटिश आर्मी को देंगे। The transfer of Kashmir to Gulab Singh was formalized by a separate treaty on March 16, 1846। अब ये जो ट्रांसफर ऑफ कश्मीर थी ये हालांकि एक अलग ट्रीटी साइन हुई थी 16 मार्च 1846 को। इस ट्रीटी को साइन करने से पहले बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं सिख आर्मी के अंदर आ रही थी, जिस वजह से वो इस ट्रीटी को सही नहीं मान रहे थे। इसी वजह से एक दूसरी ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ भैरव। तो देखिएगा ट्रीटी ऑफ भैरवाल के बारे में समझते हैं। द सिक्स वर नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रीटी ऑफ लाहौर। अब देखिए जो ट्रीटी जो इन लोगों ने साइन की थी ट्रीटी ऑफ लाहौर, उसमें जो उसकी डीड्स थी वो इन लोगों को कहीं ना कहीं मंजूर नहीं थी, क्योंकि जो इनका मेन प्राइड हुआ करता था कश्मीर, वो इनसे छीन लिया गया था। ठीक। तो अब जब इनसे कश्मीर छीन लिया गया था तो ये चीज उनको काफी बुरी लगी थी, और इसी के एवज में उन्होंने दिसंबर 1846 में रिबल किया था। ठीक। और उस समय साइन हुई थी एक नई ट्रीटी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ भैरवाल। According to the provision of this treaty, Rani Jindan was removed as regent and a council of regency for Punjab was set up। अब रानी जिंदन को उस रीजेंट से हटा दिया गया, मतलब जिस पद पे थी वो एक तरह से होल्डिंग आउट, उस पे उनको हटा दिया गया था और एक नई काउंसिल ऑफ पंजाब के लिए सेटअप की गई थी। The council consisted of 8 Sikh Sardar presided over by English resident Henry Lawrence। अब देखिएगा जब ये काउंसिल में 8 सिख सरदार को होल्डिंग आउट पावर दी गई थी कि आप 8 लोग जो है इस पूरे पंजाब को मैनेज करेंगे, और इन 8 के ऊपर कौन था, वो थे इंग्लिश रेसिडेंट जिनका नाम था हेनरी लॉरेंस। ठीक। तो ये था पूरा ट्रीटी ऑफ भैरवाल के बारे में। अब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बारे में समझते हैं। इसकी कॉज क्या थी इसको समझते हैं। द ट्रीटीज ऑफ लाहौर एंड भैरवाल वर हाईली ह्यूमिलेटिंग फॉर द सिख। अब जाहिर सी बात है जो मैंने अभी आपको फैक्ट्स बताए थे ट्रीटी ऑफ लाहौर और भैरवाल के, ये काफ़ी कहीं ना कहीं सिख्स के लिए ह्यूमिलेटिंग था। इन ह्यूमन ट्रीटमेंट जो उनको मिल रहा था रानी जिंदन को, जिनको रेजेंट पद से हटा दिया गया तो नए सिख सरदारों की एक काउंसिल बना दी गई थी जो पंजाब को मैनेज करेंगी, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सिखों को खराब लगी थी। Mulraj, the governor of Multan, was replaced by a new Sikh governor over the issue of an annual revenue। ठीक। अब जो मुलराज था उनको जो गवर्नर ऑफ मुल्तान थे उनको रिप्लेस कर दिया गया था एक नए सिख गवर्नर द्वारा ओवर द इशू ऑफ इंक्रीज इन एनुअल रेवेन्यू। क्यों उनको रिप्लेस किया गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाह रहे थे जो कि एनुअल रेवेन्यू आ रहा था वो उनका बढ़ जाए। इस वजह से मुलराज रिवोल्टेड एंड मर्डर 2 इंग्लिश ऑफिसर्स accompanying द न्यू गवर्नर। अब इस वजह से क्योंकि मुलराज गवर्नर थे मुल्तान की, जब उनको हटा दिया गया तो ये चीज़ उनको बुरी लगी, इस वजह से उन्होंने रिवोल्ट किया। और जब नए सिख गवर्नर की ताजपोशी थी तो उसी समय जो 2 इंग्लिश ऑफिसर्स उनके साथ थे उनको मुलराज ने मार दिया। शेर सिंह was sent to suppress the revolt but he himself joined Mulraj leading to a mass uprising in मुल्तान। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन्होंने शेर सिंह को भेजा कि आप इस रिवोल्ट को दबाइए जाके। हालांकि हुआ क्या कि शेर सिंह के साथ खुद ही जो है मुलराज जुड़ गए और शेर सिंह ने मुलराज का जो गवर्नर थे उनका साथ देना चालू कर दिया, जिसकी वजह से जो कि रिवोल्ट था वो काफी बड़े पैमाने पे हो गया। दिस कुड बी कंसिडर्ड एज द इमीडिएट कॉज ऑफ वॉर। और यही कहीं ना कहीं एक जन्म दे दिया था बड़े वॉर को जिसका नाम आया था सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डेलहाउसी अ हार्डकोर एक्सपेंशनिस्ट गॉट द प्रिटेक्स्ट टू एनेक्स पंजाब। अब फाइनली ये सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं जो भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय डेलहाउसी, इनको एक चांस दे दिया कि अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम पूरे पंजाब को कैप्चर कर लें। अब युद्ध कैसे चालू हुआ उसको समझते हैं। लॉर्ड डेलहाउसी हिमसेल्फ प्रोसीडेड द पंजाब। अब लॉर्ड डेलहाउसी खुद ही पंजाब युद्ध लड़ने चले गए।
3 इंपॉर्टेंट बैटल्स इस युद्ध के दौरान लड़ी गई थी। उन बैटल का नाम था बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ चिलनवाला, बैटल ऑफ गुजरात। अब ये जो बैटल ऑफ रामनगर थी ये सर ह्यूगर्गर्फ द्वारा लड़ी गई थी, जो कि कमांडर इन चीफ थे कंपनी के। जो बैटल ऑफ चिलनवाला द्वारा लड़ी गई थी वो थी जनवरी 1849 में। जो बैटल ऑफ गुजरात हमारी लड़ी गई थी वो 21 फरवरी 1849 में लड़ी गई थी। इन तीनों ही बैटल में सिख आर्मी को हार का सामना करना पड़ा था। द सिख आर्मी सरेंडर्ड एट रावलपिंडी एंड देयर अफगान एलेज वर चेज्ड आउट ऑफ इंडिया। अब देखिएगा, मूलराज तो थे ही, प्लस जो ब्रिटिश सिख आर्मी थी वो भी इनके साथ आ गई, प्लस इनका सपोर्ट कहीं ना कहीं अफगान ने किया था, क्योंकि अफगान भी जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी रिलेटेड टू द अफगानिस्तान वो उससे खुश नहीं थे। तो इस वजह से अफगानों ने भी इस युद्ध में इनका साथ दिया था। हालांकि सिख आर्मी जो है इस युद्ध में, इन तीनों युद्ध में हारने के बाद रावलपिंडी ने उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। और फाइनली गुजरात, जो कि एक स्मॉल टाउन था ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, यहाँ पे इनको हार का सामना करना पड़ा था, जो कहाँ पर है वो रावलपिंडी में स्थित है। ठीक, यहाँ पे सिख आर्मी ने सरेंडर कर दिया, तो जो अफगान साथ दे रहे थे वो कहीं ना कहीं भाग गए थे अफगानिस्तान वापस। अब इस युद्ध का रिजल्ट क्या हुआ इसको समझते हैं। एट द एंड ऑफ द वॉर केम सरेंडर ऑफ सिख आर्मी एंड शेर सिंह इन 1849। अब देखिए, जो शेर सिंह थे वो ब्रिटिशर्स के पहले एक तरह से फौजी बन के आए थे, हालांकि फिर बाद में इन्होंने ही सिख आर्मी को ज्वाइन कर लिया था, और इन दोनों ने ही 1849 में सरेंडर कर दिया। पंजाब पूरा एनेक्स कर लिया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा। सेटिंग अप ऑफ अ 3-member बोर्ड टू गवर्न पंजाब कंप्राइजिंग ऑफ लॉरेंस ब्रदर एंड चार्ल्स मंसेल। अब जो पहले 8 सरदारों की कम्युनिटी बनी थी, कि आप काउंसिल बनी थी कि अब आप पंजाब को मतलब रन करेंगे, अब वो 3 मेंबर ऑफ बोर्ड में तब्दील हो गई थी। और उस 3 मेंबर ऑफ बोर्ड में तीनों के तीनों कौन थे, वो थे ब्रिटिशर्स। उन तीनों का नाम कौन था ये जरूर याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस, और तीसरे थे हमारे चार्ल्स मानसेल। In 1853, the board was nullified and Punjab was placed under a chief commissioner. 1853 में जो बोर्ड था इसको हटा दिया गया, तो पंजाब सीधे सीधे एक चीफ कमिश्नर द्वारा, जो कि अपॉइंट किया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसके अंडर में पूरा अब पंजाब रन करेगा। जॉन लॉरेंस बिकेम द फर्स्ट चीफ कमिश्नर, और ये जो लॉरेंस ब्रदर थे इसी में से जो जॉन लॉरेंस थे इनको पंजाब का पहला चीफ कमिश्नर बना दिया गया। तो देखिएगा, ये था पूरा पंजाब के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स और जो भी अब कुछ बाकी रह गया है वो हम लोग आपको पीडीएफ के माध्यम से अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। इसके बाद आपको किसी भी बुक, किसी भी वीडियो, किसी भी अदर क्लासेस के नोट से कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैंने सब कुछ डाला था। आप जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे वो आपके यूपी पीसीएस में हो, चाहे वो यूपीएससी में, चाहे वो एसएससी में हो, उस सारे का हम लोग एक कंपाइल्ड पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दें।